हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज क्लास 11th अकाउंटेंसी में करने वाले हैं चैप्टर 5 और ये है मास्टर क्लास। यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्या क्या अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कैसे डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस का इंपैक्ट पड़ता है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आपने चैप्टर 2 में जब डेफिनेशंस पढ़ा होगा हमसे, तो हमने बताया था कि एसेट्स का जो टोटल होता है वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। यानी इसको हम बोलते हैं एक ऐसी इक्वेशन जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, यानी LHS इक्वल टू RHS को हमें प्रूव करना होता है। तो ऐसी ही इक्वेशन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और दो चीजें करेंगे, पहले देखेंगे मीनिंग क्या होता है मीनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन का, और दूसरा कैसे वेरियस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में हम शो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना। ये एक तराजू की तरह होती है, यानी वेइंग मशीन की तरह होती है, जहां पर एक तरफ होते हैं हमारे एसेट्स यानी बिजनेस की बिलोंगिंग, आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कार, लैपटॉप, सब चीजें वो होती हैं आपके एसेट्स। दूसरी तरफ इन एसेट्स को कहां से परचेज किया गया, कहां से फाइनेंस किया गया है, यानी सोर्स कहां से पैसा लगा है, वो होता है वेइंग मशीन के दूसरे बार पर। यहां हम देखें एसेट्स को अगर हमने परचेज किया होगा तो या तो ओनर ने पैसा लगाया होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल, या फिर हमने पैसा बोरो किया होगा या लोन पे लिया होगा, वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो कुछ भी देख लीजिए, एसेट्स का टोटल हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, और हर ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन हमेशा टैली करनी चाहिए, यानी ये बार हमेशा बराबर रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। तो जब जब हम आपको बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में टैली करो, न्यू इक्वेशन निकालो, तो हम यही देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए ये पूरा का पूरा माइंड मैप, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस करते टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो समझते हैं, हम सबको पता है एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर है, बट क्या हम जानते हैं कैपिटल किन चीजों से इंक्रीज करता है, कैपिटल किन चीजों से डिक्रीज करता है, लायबिलिटीज कब बढ़ती हैं, कब कम होती है, ऐसे एसेट्स कौन से हैं जो यहाँ पे प्लस होंगे, माइनस होंगे, वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एसेट्स को देख लीजिए। यहाँ पे एसेट्स सारे करंट और नॉन करंट सभी एसेट्स आते हैं, यानी आपका कैश, बैंक बैलेंस, अगर आपका स्टॉक परचेज कर रखे गुड्स तो यहाँ स्टॉक को हम एसेट मानते हैं। स्टॉक, आपने कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी ली है, उसका अलग से कॉलम खुलेगा। अगर आपके कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, उन सबका यहाँ पे कॉलम खुलेगा। तो वो सारे हमारे होते हैं एसेट्स, करंट और नॉन करंट दोनों मिला के। फिर बात करते हैं कैपिटल की, और कैपिटल को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां कैपिटल जो है वो बढ़ता है प्रॉफिट की वजह से और गिरता है ड्राइंग की वजह से। आप कहेंगे सर अगर लॉस हुआ तो हाँ, लॉस भी नेगेटिव प्रॉफिट होता है, वो भी माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होते हैं और ड्राइंग्स माइनस होती हैं। अब इनिशियल क्वेश्चन में क्या होगा, हम आपको प्रॉफिट या लॉस अलग से नहीं देते, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ क्लास 11th है, पहले 4 चैप्टर आपने थ्योरी करी है और पहला ही प्रैक्टिकल आपका 5th आ रहा है। तो हम सीधा प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं सिखाते, यहां हम आपको इनडायरेक्टली बताते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा, आप बोलेंगे सर जब रेवेन्यू ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से तब हमें प्रॉफिट होता है, हम ऐड करते हैं। और अगर वाइस वर्सा हो, एक्सपेंस ज्यादा हो रेवेन्यू से, तो हमारा लॉस होगा और यहां माइनस हो जाएगा। ये बात तो समझ आ गई। बट जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, वहां आएगा रेंट पेड, सैलरी पेड, और वहां हम आपको बोलेंगे बच्चे कैपिटल में से माइनस कर दो। तो बच्चे को थोड़ा रटाफिकेशन लगता है कि सर मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, रेंट पेड, सैलरी पेड को आप कैपिटल में से क्यों माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस यहां पर शो करने से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज करता है, यानी जितने जितने एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, उतना कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए जब मैं रेंट पेड बोलता हूं, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, यहां पर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उससे प्रॉफिट गिर रहा है, उससे कैपिटल गिरेगा। दैट्स वाई जब भी कोई एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा। दूसरा, जब जब कोई रेवेन्यू बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जब भी कुछ हमें फायदा मिल रहा होगा हम कैपिटल में ऐड करते हैं। उसका लॉजिक भी यही है कि रेवेन्यू के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ता है और हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। इसलिए जब भी कभी कोई चीज रिसीव होगी हम कहेंगे कैपिटल में प्लस कर दो, जब भी कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे हम कहेंगे कैपिटल में से माइनस कर दो। क्लियर। दूसरा ड्राइंग, ये ड्राइंग क्या है, हमारा कैश या गुड्स विड्रॉ करते हैं या एसेट विड्रॉ करता है जब प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर से फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, उससे भी कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो ये फ्लो चार्ट, आप टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यानी जब जब अकाउंटिंग इक्वेशन में दिक्कत आएगी इसी के थ्रू हम समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने पूरे चैप्टर को 10 रूल्स में बांटा है, 5 बेसिक रूल और 5 एडवांस रूल। अभी जो मैं आपके साथ करने वाला हूं 5 बेसिक रूल करूंगा, उसके साथ एक एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जब हमारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो पार्ट 2 आएगा
5 एडवांस रूल का, और वहां पर क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे, और इसके अंदर फिर आप अपने स्कूल के सारे एग्जामिनेशन आराम से क्रैक कर लेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि अगला पार्ट 2 आप मिस ना करें, बिकॉज इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है बहुत ही अमेजिंग यूनिक वे से। तो यहां पर 5 बेसिक रूल में से फर्स्ट 2 रूल्स में आपके साथ डिस्कस कर लूं। मान लीजिए पहला रूल, अगर एक एसेट बढ़ जाए बिजनेस में और दूसरा एसेट गिर जाए, ऐसी सिचुएशन देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर एक एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। ऐसे हमने फर्नीचर परचेज किया, कैश पे करा, गुड्स पे परचेज किया, कैश पे करा, सब मैंने मशीनरी परचेज करी, कैश पे करा। तो जब जब एक एसेट आए और आपने कैश पे कर दिया या इवन चेक से भी पे कर दिया, तो भी आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो एक एसेट बढ़ेगा, एक गिरेगा। यह है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वन एसेट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट बढ़ रहा है और साथ में लायबिलिटी भी बढ़ रही है। अब आप कहेंगे सर ऐसा एग्जांपल, अगर मैंने आपसे गुड्स लिए, फर्नीचर लिया, मशीन लिया, और पैसा मैंने आपको 2 महीने बाद पे करना है, तो इसका मतलब आप मेरे क्रेडिटर्स हो गए, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर जब भी कुछ परचेज करते हैं एसेट, बिजनेस में कोई सामान आया बट पेमेंट आज नहीं हुई, तो कैश को नहीं छेड़ेंगे, बैंक बैलेंस को रिड्यूस नहीं करेंगे, सीधा लायबिलिटी साइड में जाकर क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे कि ये भाई हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है ना। अगर एसेट को उधार में परचेज करेंगे, उसके लिए अलग से कॉलम खोलेंगे, क्रेडिटर्स फॉर एसेट यानी क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, वेंडर्स फॉर फर्नीचर। गुड्स के लिए सिर्फ क्रेडिटर्स, एसेट के लिए वेंडर फॉर फर्नीचर। फाइन, तो ये तो हो गया रूल नंबर 2। तो ये तो 2 रूल थे, अगले 3 रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, इट इज पॉसिबल दैट व्हेन एसेट इंक्रीज कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज। अब मुझे बताइए, ऐसा कब हो सकता है कि आपका एसेट भी बढ़ जाए और ओनर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाए? यानी बिजनेस में एक एसेट आ रहा है बट उससे मालिक को फायदा हो रहा है, मालिक के चेहरे पे स्माइल आ गई, प्रोप्राइटर बहुत हैप्पी है। वो कब होगा? यानी अगर कोई आके मुझे पैसा दे जाए कि सर ये आपकी सर्विसेज है और 10,000 रुपीज लीजिए, तो मैं काउंट कर सकता हूं, कैश में ऐड कर दूंगा। अगर उसने ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो मेरा बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस में ऐड कर दूंगा, बट दूसरा कैपिटल में ऐड होगा। अब ये यहां तक बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, सर वाई कैपिटल ऐड? तो वही जो फ्लो चार्ट अभी दिखाया था माइंड मैप, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जब जब कोई पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, तो वो रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। रेवेन्यू को इंक्रीज करते ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट के बढ़ते ही कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये लॉजिक सीधा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ के चल लीजिए, आप कभी मार नहीं खाएंगे। तो जब जब कोई भी पैसा आएगा, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, कोई भी, तो कैश इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और दूसरा मालिक का कैपिटल इंक्रीज होगा। ये था रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, इट इज पॉसिबल दैट एन एसेट डिक्रीजेस। एक एसेट कम हो जाए मेरे बिजनेस के अंदर से और साथ साथ कैपिटल भी कम हो जाए, यानी मालिक का जो कैपिटल है वो भी कम हो जाए। अब ऐसा कब होगा? जब मैं अपने ही बिजनेस से कुछ कैश, कुछ सामान या कुछ एसेट निकाल लूं पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए, तो मेरा एसेट तो रिड्यूस कर गया, साथ साथ मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। और इसको हम बोलते थे ड्राइंग। यानी ड्राइंग इज द रिवर्स ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, कैश बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, और जब मालिक पैसा निकाल लेता है, कैश भी कम होता है, कैपिटल भी कम होता है। फाइन, तो ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, इट इज पॉसिबल दैट वन लायबिलिटी डिक्रीजेस एंड द अदर लायबिलिटी इंक्रीजेस। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक लायबिलिटी कम हो जाए और दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए। ऐसा कब होगा? मान लीजिए मैंने रामलाल को पैसे देने हैं। अब रामलाल कौन है? मेरा क्रेडिटर है, और मैंने उसको देने 5 लाख रुपए और मेरे पास अभी 5 लाख है नहीं। तो मैंने कहीं से उधार लिया, किसी फ्रेंड से लिया, किसी रिलेटिव से लिया, या मैंने बैंक से लोन लिया। तो एज अ बिजनेस ने बाहर से जब लोन लिया तो कर्जा बढ़ गया, बट क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो एक क्रेडिटर्स कम हो गए और दूसरा क्रेडिटर्स बढ़ गए, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पर हमें सीखना है एक लायबिलिटी का कम होना और दूसरी लायबिलिटी का बढ़ना भी पॉसिबल है। ये थे 5 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम करते हैं एक सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद एक न्यूमेरिकल, और फिर हमारा पार्ट 1 खत्म होगा। 5 एडवांस रूल और उसके बेस पे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक सॉल्व एग्जाम्पल जहां ये पांचों के पांचों रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है एक सॉल्व एग्जाम्पल जहां पर कि एज्यूम कर लीजिए अकाउंट्स गुरु यानी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये इसके बाद करीब 7-8 ट्रांजेक्शन्स आएंगी इसी बिजनेस से रिलेटेड, और हर स्टेप में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को टैली करके दिखाना है। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज से। अपने बिजनेस के अंदर मैंने 80,000 रुपीज डाल दिए, तो मेरा बिजनेस क्या करेगा? ये बोलेगा कि सर विकास सर से 80,000 रुपए आ गए हैं, कैश आ गया, बहुत खुशी की बात है, एसेट इंक्रीज हो गया। लेकिन साथ ही साथ अकाउंट्स गुरु का क्लेम भी हो गया इस पैसे पर, यानी ये ओनर्स इक्विटी है, यानी ये कैपिटल है, यानी ये ओनर्स क्लेम ओवर द कैश है, ओनर्स क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म है। तो यहां पर याद रखिएगा कैश तो आया, साथ साथ में मालिक की लायबिलिटी भी बढ़ गई, जो
ओनर है वो कहेगा भाई ये पैसा मेरा है, संभाल के रखना, कल को बिजनेस बंद होगा मैं आपसे 80,000 रुपये वापस ले लूंगा। तो इसलिए याद रखिएगा कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और ये ओनर्स इक्विटी होती है। तो यहां पर अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेट कैसा रहेगा, एसेट्स लिखेंगे लेफ्ट में इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इस इक्वेशन को टैली करना है तराजू की तरह, मैंने बताया था एसेट्स यहां लायबिलिटी कैपिटल यहां, और देखते हैं क्या टैली कर रहा है। सबसे पहले जो कैश आया 80,000 मेरा इंक्रीज कर गया यानी प्लस बैलेंस हो गया, और साथ ही कैपिटल में भी 80,000 बढ़ गया, तो दोनों तरफ मेरा 80-80 आ गया। मान लीजिए मैं बिजनेस शुरू करता कैश 80,000 और फर्नीचर में ले आता 20,000 रुपए का, घर से लाके बिजनेस में लगा देता, तो यहां पे 2 कॉलम खुलते, कैश का कॉलम खुलता, फर्नीचर का कॉलम खुलता, 80 और 20, और दोनों को 1 लाख ऐड करके मैं यहां पर कैपिटल में डाल देता। हो सकता है मैं 3 चीजों से बिजनेस स्टार्ट करूं, कैश से, फर्नीचर से, और एक मैं लैपटॉप लेके आ गया यानी मशीनरी। तो यहां पे 3 चीजों का कॉलम खुलता, कैश का, फर्नीचर का, लैपटॉप यानी मशीनरी का, तीनों को ऐड करता और कैपिटल बन जाता। सो व्हाट इज कैपिटल? द मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, और any asset brought by the owner into the business, that is also capital। तो कुछ भी हो, एसेट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, ये रहेगा पहली ट्रांजैक्शन। बढ़ते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, यहां पर मशीनरी परचेज करिए 15,000, वो भी कैश के अंदर। तो अब आप देखिए बिजनेस के अंदर, इस रूम के अंदर एक मशीनरी आ रहा है, मेरा सिस्टम, मेरा सीपीयू, मेरा कैमरा आ रहा है, तो बिजनेस के पास एक एसेट बढ़ गया, उसके बदले आपने क्या पे करा है, कैश। तो यहां पर ऑन द वन हैंड मशीनरी इज इंक्रीजिंग, ऑन द अदर हैंड कैश इज गोइंग। तो जो चीज आ रही है उसका एक नया कॉलम खोलेंगे हम लोग मशीनरी का, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मशीनरी का कॉलम खोल दिया और ये 15,000 रुपए यहां पे आ गया। दूसरा मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया 15,000 से, तो 80 में से 15,000 माइनस किया, मेरा कैश बैलेंस रह गया 65,000 और मशीनरी मेरी हो गई 15,000, दोनों को ऐड करेंगे इट इज इक्वल टू 80,000। यानी प्रोप्राइटर पूछ सकता है कि मैंने जो 80,000 रुपए दिए थे उसका हिसाब दो भाई, तो हम कहेंगे सर 65,000 का तो हमारे पास यहाँ कैश बैलेंस है। हाँ बिल्कुल कैश बैलेंस है, और सर मशीनरी 15,000 की, तो आपके 80,000 रुपए बिल्कुल सेफ है, इंटैक्ट है, चिंता ना कीजिए। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन कि जो हमने फंड्स लिया है चाहे ओनर से आउटसाइडर से, उसके बदले हमारे पास एसेट्स है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर 10,000 इन कैश। अगेन पिछले पॉइंट में हमने मशीनरी लिया था, दैट वाज अ नॉन करंट एसेट। यहां हमने गुड्स लिया, सामान जिसमें हम डील करते हैं आगे बेचने के लिए, ये जबकि एक्सपेंस है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन के इसको हम एसेट मानेंगे। यस, चैप्टर 6 के अंदर वहां से हम इसको एक्सपेंस मानना स्टार्ट करेंगे, बट यहां पर हम इसको स्टॉक मानते हैं। तो एसेट के अंदर एक और कॉलम खुल जाएगा स्टॉक का 10,000 रुपीज, और हमने कैश पे करा, मेरा कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो 65 माइनस 10, 55,000 इज द कैश बैलेंस, मशीनरी इज 15,000 एंड स्टॉक इज 10,000। तीनों को ऐड करो, 55,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, इट कम्स आउट टू बी 80,000। तो मेरा आंसर बिल्कुल टैली कर रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है, मैच कर रही है टिल पॉइंट नंबर 3। तो मशीन परचेज करेंगे तो मशीन का कॉलम खुलेगा, गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक का कॉलम खुलेगा, फर्नीचर लेंगे तो फर्नीचर का कॉलम खुलेगा, बट जैसे ही गुड्स आ जाए उसके लिए स्टॉक होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4, इस ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज की हैं 20,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स यानी स्टॉक में तो ऐड हो गया, बट क्या आज आपने पैसा दिया, आपकी जेब से पैसा निकल के बाहर गया? आंसर इज नो। तो जब आपने पैसा पे ही नहीं करा और सामान आ चुका है, तो आप कहां लिखेंगे? अलग से कॉपी में अलग से लिखेंगे भाई इसके पैसे मुझे देने। जैसे अगर आप अकाउंट्स का बुक परचेज करके ला रहे हैं शॉपकीपर से, वो बोला अंकल पैसे परसों मम्मी देगी, तो घर आके आप लिख लेंगे इनको पैसे हमें देना है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। यस, तो यहां पर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर मैं परचेज करता हूं उधार पे, तो कैसे मुझे याद रहेगा क्रेडिटर्स, और आगे जाके जब हम बोलेंगे सेल किया उधार पे, तो वहां आएगा डेटर्स। सर आई एम रियली कंफ्यूज। कितने लोग कंफ्यूज है बता देना नीचे कि यस सर कंफ्यूजन होती है। उस कंफ्यूजन को मैं आज दूर कर रहा हूं। जब भी कभी परचेज किया हो क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब उधार, यानी किसी का नाम भी लिखा हो, परचेज फ्रॉम सुरेश, अब ये नाम लिखा है उधार है, तो याद कर लेगा जब भी कभी परचेज क्रेडिट पे हो, पी से परचेज और क्रेडिट का मतलब सी, पीसी, हमेशा परचेज के साथ सी क्रेडिटर आएगा, यानी पीसी प्रियंका चोपड़ा। यस, आप हमेशा मान के रख लो जब भी कभी आप उधार पे परचेज कर रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा, यानी प्रियंका चोपड़ा इसे आप परचेज कर रहे हैं उधार पे नॉमिनल, तो परचेज के साथ हमेशा क्रेडिटर आएगा। और अगर आ जाए सोल्ड गुड्स टू मुकेश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सेल किया उधार पे, तो सेल के साथ डी आएगा, डेटर्स, सेल के साथ डी, एस डी, शिखर धवन। तो हमेशा याद कर लो शिखर धवन को आप माल उधार पे बेचते हैं तो वो है हमारा डेटर्स, और प्रियंका चोपड़ा इसे परचेज करते हैं वो हमारे हैं क्रेडिटर। तो अब आपको भूल जाओ, परचेज के साथ हमेशा ध्यान रहेगा चोपड़ा, सेल उधार पे है तो याद आएगा डेटर्स, और डेटर्स होता है एसेट। ये यही बता रहा हूं क्योंकि अगले पॉइंट में आपको ईजी हो जाएगा। तो जब भी लिखा है परचेज उधार पे किया है, स्टॉक तो आपका बढ़ गया, तो पहले स्टॉक था 10,000
और अब आपने लिया 20,000 का, तो कितना हो गया 30,000 का। और यहां पर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चे पूछते हैं कि सर फर्नीचर लिया तो कैपिटल नहीं छेड़ा, सर गुड्स लिए तो कैपिटल नहीं छेड़ा। मैंने कहा था कैपिटल कब छिड़ेगा, कब चेंज होगा, जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस वाला फॉर्मूला है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस मतलब जो रेवेन्यू बढ़ेगी तो कैपिटल ऐड, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, रेंट पेड, सैलरी पेड, तो हमारा प्रॉफिट गिरता है, वो माइनस होगा। उसके अलावा कैपिटल को छेड़ना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं छेड़ना। क्योंकि अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो, मैंने लैपटॉप परचेज किया, मैं दुख तो ना मनाऊंगा हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैंने लैपटॉप लिया, या कार लेके आया तो यार मैं तो बिल्कुल सड़क पे आ गया। नहीं, खुशी होती है। तो इसलिए हमें उसको कैपिटल को छेड़ना नहीं है। फाइन। तो यहां पर क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 रुपए ऐड होगा, बिकॉज मेरे क्रेडिटर्स गुड्स के हैं। अगर आपने मशीन उधार पे लिए तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी या वेंडर्स फॉर मशीनरी अलग से कॉलम खुलेगा, क्रेडिटर्स में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे तो चैप्टर 2 की डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी कि क्रेडिटर्स वर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज होता है फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये था ट्रांजिशन नंबर 4। नाउ बढ़ते हैं ट्रांजिशन नंबर 5 की तरफ। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आपको आता है गुड्स को बेचना प्रॉफिट या लॉस के ऊपर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है। फाइन। ये बॉटल है 500 रुपए का, जो मुझे पड़ा है मेरी दुकान में, मेरा कॉस्ट प्राइस है, एंड आई एम सेलिंग दिस एट 600 रुपीज टू द अदर पर्सन। जो कस्टमर है अगर मुझे कैश देके जाएगा तो कितना कैश देगा बताइए। 500 का बॉटल मुझे पड़ा है और मैं बेच रहा हूं 600 रुपए का। बताइए कस्टमर मुझे कितने रुपए देके जाएगा, जल्दी बताइए। क्योंकि नॉर्मली ना आप बोलते हो सर 100 रुपए ऐड कर दो कैश में। अरे भाई 500 की चीज 600 की बेची तो क्या मैंने प्रॉफिट 100 रुपए कमाया, वो 100 रुपए कैश आया? अरे भाई कॉस्ट भी तो देगा कैश में। तो याद रखिएगा, अगर ये 500 का बॉटल 600 में बेचा तो कैश आएगा 600 रुपया, मैं कैश में ऐड कर दूंगा 600 रुपीज। फाइन। मेरे पास से एक बॉटल कम हो गया दुकान में से, 50 बॉटल में से एक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। स्टॉक से माइनस कितना करूं, 500 रुपया या 600 रुपया? आप कहेंगे सर जितने की लागत आपकी थी वो माइनस कर दिए, तो ये 500 रुपये माइनस करूंगा स्टॉक के अंदर से। अब जो 100 रुपये का मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, वो तो मेरा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। तो ओनर के कैपिटल में 100 रुपये ऐड हो जाएगा। ये तब है जब मैंने गुड्स बेचे कैश में। यही अगर आपकी मम्मी आती हैं स्टोर पे और बहुत पुराना मुझसे परचेज करते रहती हैं, ठीक है ना, और अब उनके पास 500 रुपये, जो मैंने ये बॉटल दिया 600 रुपये का, उन्होंने बोला सर ये पैसे मैं आपको परसों दे दूंगी। अब आज मैंने बॉटल तो मम्मी को दे दिया, बट डायरी में उनका नाम लिख लूंगा कि ये पैसा मुझे आना है। तो जिससे पैसा मुझे आना होता है, सेल क्या है उधार पे, शिखर धवन याद करो क्या बोलते थे, यानी डेटर्स। तो यहां पर मेरे को डेटर्स में कॉलम खोलना पड़ेगा और डेटर्स में मैं 500 लिखूंगा या 600 सेलिंग प्राइस। तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस लेना है अपनी मम्मी से, तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 600 रुपये हम डेटर्स में ऐड कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, यानी 500 कॉस्ट में से माइनस कर दिया, और जो 100 रुपया होगा वो 100 रुपये है मेरा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल के अंदर। तो होगा क्या, स्टॉक माइनस 500, क्योंकि मेरे पास से गया गुड्स, 600 रुपये या तो कैश में ऐड होगा या डेटर्स में ऐड होगा, और प्रॉफिट कैपिटल में। अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। यहां पर कॉस्टिंग है गुड्स की 25,000 और बेचा है मैंने 30,000 में। 5,000 रुपए का प्रॉफिट, वो सीधा प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड कर दो, और देखते हैं हमारे पास कैपिटल 80,000 था, 5 ऐड किया 85,000 हो गया। वाह, मेरे पास कैश आया क्या? नहीं सर, ये तो क्रेडिट पे बेचा है। तो जिसको क्रेडिट पे बेचते हैं, सेल के साथ क्रेडिट, तो क्या लगता है शिखर धवन डेटर्स, वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। फाइन। और कितना डेटर्स में ऐड होगा, 25,000 या 30,000? सर कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहां पर ऐड हो गया, और जो कॉस्ट प्राइस था 25,000 रुपए, वो स्टॉक से माइनस हो गया। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए, कैश मेरे पास है 55,000 जो पहले से कैरी फॉरवर्ड हुआ, मशीनरी मेरे पास 15,000, स्टॉक 25,000 माइनस करके 5,000 रुपए, डेटर्स 30,000 एंड कैपिटल 85,000, क्रेडिटर्स 20। ऐड कीजिए, यहां 1,05,000 बन रहा है, और इन सबको ऐड करके भी 1,05,000 बन रहा है। मेरी इक्वेशन बिल्कुल टैली कर गई। आई होप यहां तक समझ आ गया। बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरफ। पेड 10,000 फॉर सैलरी एंड 20,000 फॉर क्रेडिटर्स, यानी यहां पर हम सैलरी पे कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। अब देखिए दोनों में पेमेंट बाहर जा रही है, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश कम हो जाएगा 30,000 मिला के टोटल, बट दोनों का नेचर अलग है। सैलरी को पे करने से क्या है, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी खर्चे बढ़ने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। वही रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, इतना जबरदस्त है ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जैसे ही खर्चा बढ़ा, प्रॉफिट मेरा कम हो गया, प्रॉफिट कम होने से कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए कैपिटल माइनस होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मैम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो आप कैपिटल से मना कर रहे हो माइनस करने के लिए, सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी कैपिटल में से माइनस हो रही है। तो ये रटिफिकेशन नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है। क्रेडिटर्स को पे करने से आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आपका कर्जा कम हो रहा है, उसका अलग से कॉलम है। सैलरी पेड का कोई कॉलम नहीं था, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इफेक्ट पड़ता है किस पे, प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट का इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पे, इसलिए इनडायरेक्टली कैपिटल रिड्यूस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सैलरी पे करने से कैश कम होगा, कैपिटल कम होगा, क्रेडिटर्स को पे करने से कैश कम होगा,
और क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश हमारा बच गया 25,000, मशीनरी 15,000, स्टॉक हमारा 5,000, डेटर्स 30,000 और यहीं पर कैपिटल हमारा 10,000 कम होने के बाद 75,000 हो गया, लायबिलिटीज हमारी पूरी खत्म हो गई। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 7 है अकाउंट्स गुरु विड्रू ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए, अगर बिजनेस में पैसा आता था तो कैश प्लस होता था, ओनर ने पैसा निकाल लिया कैश माइनस, तो कैश तो माइनस हो गया। बट ये जो कैश निकाला ये कौन से हेड में माइनस करूं, क्या मेरा कैपिटल माइनस होगा या मेरी लायबिलिटी में से कोई कम होगा? तो आंसर ये है कि जो ओनर ने विड्रॉ करा उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, और आपको मैंने सबसे पहले फ्लो चार्ट में बताया था इसी वीडियो में कि ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। तो जो पर्सनल यूज के लिए पैसा या सामान निकाला है वो कैपिटल से माइनस होगा, तो 5 माइनस हो गया। न्यू कैपिटल 70,000 एंड न्यू कैश इज 20,000। इक्वेशन टैली हो जाएगा। तो ये थी हमारी टोटल 7 ट्रांजेक्शन जिसमें मैंने जो 5 बेसिक रूल बताए थे सारे रूल लग गए हैं। वो जो लास्ट इक्वेशन है कैश 20,000, मशीनरी 15, स्टॉक 5, डेटर्स 30, ये सारे के सारे बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे ऑन दी राइट हैंड साइड यानी एसेट साइड। और जितने भी कैपिटल बच गया 70,000 और क्रेडिटर्स जो जीरो है अगर कुछ होता तो ये दोनों के दोनों लायबिलिटी साइड में आते हैं बैलेंस शीट के। तो अब इसके बाद बैलेंस शीट समझनी है, यानी ये टी शेप का बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट के राइट साइड पे आते हैं एसेट्स और लेफ्ट में आती है लायबिलिटीज। यानी ये बैलेंस शीट अगर टोटल हो जाती है तो इसका मतलब आपका बिल्कुल आंसर सही है और यही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। सो हम यहां देख सकते हैं कि इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द टोटल ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और ये जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो लास्ट इक्वेशन को यहां डाल रहे हैं, यानी उससे पहले जो 6 ट्रांजैक्शन थी उनको नहीं दिखा रहे, 7 के बाद वाली जो लास्ट है उससे मतलब है हमें, यानी वो आपको अंतिम बताएगा कि भैया क्या आपके पास है, कितना आपने औरों को देना है। तो यहां पर लास्ट इक्वेशन के नाम लिख दिए जो एसेट्स है, कैश, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, सबकी वैल्यू डाल के 70,000। और यहां देखा कैपिटल वो भी 70,000 है। कैसे आया था 70,000? 75 माइनस 5, क्योंकि ड्राइंग और कैपिटल एक साथ चलते हैं इसलिए हमने एक साथ दिखा दिया, क्रेडिटर्स जीरो और ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 5 बेसिक रूल बताए प्लस एक इक्वेशन करा दी है और साथ में एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो किया है वो सॉल्व एग्जांपल 7 ट्रांजैक्शन के साथ। आई होप कॉन्फिडेंस आ गया मेरे साथ। अब ये अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं और इसको करने के बाद आपको ये पार्ट 1 खत्म होगा कॉन्फिडेंस के साथ। पार्ट 2 में मैं और नए 5 एडवांस रूल बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनसॉल्व क्वेश्चन। पहले इसको पढ़ लेते हैं 6 पॉइंट्स को। क्या है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज, सो डेफिनेटली क्या है, ये कैश इंक्रीज हुआ होगा, साथ में कैपिटल इंक्रीज होगा। गुड्स परचेज किए गए क्रेडिट पे 30,000 के, गुड्स परचेज करना यानी स्टॉक यानी एसेट प्लस होगा और लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स को फिर दोबारा ऐड कर देंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। यहाँ गुड्स को हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में ऐड होता है, जो मनी आएगा वो 12,000 कैश में और जो स्टॉक होता है 10,000 का वो हमारे गुड्स हैं, स्टॉक से माइनस होगा। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000 रुपीज़, यहाँ फर्नीचर आया वो भी उधार पे। देन पेड कैश टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 15,000 पे किए और लास्ट में है सैलरी पेड 1,000 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं और कैसा रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं बहुत ही यूनिक ढंग में। फर्स्ट पॉइंट ये रहे पॉइंट्स आपके सामने, यानी पॉइंट्स यहाँ भी दिखेंगे और साथ साथ मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही अलग ढंग होने वाला है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। तो पॉइंट नंबर 1, कमेंस बिजनेस। तो सबसे पहले हमारा कैश बैलेंस यहां पे इंक्रीज कर जाएगा प्लस 50,000 रुपीज और वो रहेगा हमारा कैपिटल। तो कैपिटल भी हमारा 50,000 से इंक्रीज कर जाएगा, फाइन। अब सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब यहां पे हमने क्या लेना है, यहां हम लेंगे स्टॉक को। तो स्टॉक में हमारा प्लस हो जाएगा और अमाउंट आ गया 30,000 रुपीज और यहां पर लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज कर जाएंगे, सो वी विल राइट क्रेडिटर्स और यहां प्लस 30,000। अब यहां पर आप न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। न्यू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां हम देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर टैली हो रहा है या नहीं। तो अब देखेंगे यहां पर 50,000 कैश था तो कैश तो सेम का सेम रहा, स्टॉक हमारा 30,000 हो गया और यहां पे हमारा कैपिटल कितना है 50,000 और प्लस लायबिलिटी 30,000। तो चेक करते हैं क्या अभी तक टैली कर रहा है। तो यस, 80 और 80 बिल्कुल टैली कर रहा है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 रुपीज। तो यहां पर ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000। अब देखिए यहाँ पे जो गुड्स की कॉस्ट है वो 10,000 है, तो आपको
जो मैंने कहा था बॉटल वाला एग्जाम्पल, 500 का बॉटल, तो वो तो हमारे 10,000 रुपये पूरे कम होंगे। कैश जो हमें देखिए गया होगा वो 12,000 है, ये उधार पे नहीं है, अदरवाइज डेटर्स में ऐड होता। और जो 2,000 का प्रॉफिट है वो मिलेगा ओनर को। करते हैं न्यू क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारा आंसर। 50 and 2 62,000 इज द कैश बैलेंस। 30 में से 10 हमारे गुड्स चले गए हैं तो 20,000 मेरे पास रहा स्टॉक। 50 + 2 हमारा जो कैपिटल हो गया आफ्टर द प्रॉफिट 52,000 और लाइबिलिटीज हमारी वही की वही। तो देखते हैं टोटल 82,000 है क्या? यस, 82 टैली कर रहा है। पॉइंट नंबर डी, ये है हमारे लास्ट बैलेंस जहां पर कैश आप 62 है, स्टॉक हमारा 20 है, फर्नीचर 2,000, कैपिटल 52,000, क्रेडिटर्स। ये सारे बैलेंस हम नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं। आपकी भी अगर शीट खत्म हो जाती है तो अगली शीट पे आपको ये बैलेंस लिखने चाहिए और बाकी भी बची हुई ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस। और अब देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर ई, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। तो ई, पेड कैश टू क्रेडिटर्स ₹15,000। अब जब आप कैश पे करेंगे क्रेडिटर को तो आपके पास दो क्रेडिटर, देखिए ये फायदा है अलग लिखने का। कई लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, टेक्निकली लॉजिकली गलत है, अलग लिखना चाहिए। क्रेडिटर्स 30 में से 15 पे किए हैं तो यहां तो आपके 15,000 खत्म हो जाएगा और यहां से कैश आपका 15,000 रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, तो अब निकालते हैं न्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले कैश हमारे पास बच गया 47,000, स्टॉक हमारे पास रह गया 20,000 का, फर्नीचर 2,000 का, कैपिटल हमारा सेम है और जो हमारी लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स 15,000 के बाद 15,000 एंड जो फर्नीचर का क्रेडिटर है वो 2,000 का 2,000 है। न्यू क्वेश्चन। तो टोटल करके देख लीजिए 47 20 हमारा है 67 एंड 2 69। यहां पर 52,000 + 15 67 एंड 2 69 बिल्कुल टैली कर रहा है। लास्ट पॉइंट सैलरी पेड और ये है हमारा एक्सपेंस। अब बताइए कहां कहां माइनस होगा, आप बताइए, क्योंकि आपको हमने बता दिया एग्जांपल सॉल्व। जब एक्सपेंस होता है तो कैश तो कम हो गया, दूसरी जगह क्या माइनस होगा? क्या कहीं लाइबिलिटी साइड में या कैपिटल में? तो आप कहेंगे सर इसकी सर्विस हमें मिल चुकी है और ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है। अब हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कैपिटल माइनस होगा। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या रहेगा? 46,000 कैश, ये सब कोई चेंजेस नहीं हुआ तो सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। 20,000, 51,000 कैपिटल रह गया, 15,000 मेरा क्रेडिटर्स और 2,000 रुपये मेरे पास वेंडर्स जो फर्नीचर के हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पर हमारा बैलेंस 46 20 66 टू 68, तो 68,000 दोनों तरफ आंसर आ रहा है एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन हम देते हैं तो पढ़िएगा बैलेंस शीट मांगी है या नहीं मांगी है। अगर बैलेंस शीट मांगी है तो उसका भी अलग से नंबर होंगे, तो इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है जहां पर ये सारे जो है एसेट्स में आएंगे और ये सब लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल और दोनों क्रेडिटर्स हम लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। तो एसेट्स हमारा राइट साइड पे आएगा, लाइबिलिटीज हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। आगे हम बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं, तो देखते हैं कैसे बनेगी बैलेंस शीट। सो नाउ दिस इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2023, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। और जो हमने एसेट साइड पे कॉलम खोले थे, कैश हमारा 46 आ रहा था, वही आया सेम। स्टॉक आया हमारा 20,000 और फर्नीचर हमारा 2,000 था, तो टोटल बन गया हमारा 68,000। उसी तरह से लाइबिलिटी साइड पे देखेंगे, हमारे पास कैपिटल था लास्ट में 51,000 और दो क्रेडिटर्स थे। एक क्रेडिटर्स था हमारा नॉर्मल गुड्स का और दूसरा क्रेडिटर्स फर्नीचर का 2,000, टोटल आया 68। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। तो ये पूरा कंप्लीट करता है पार्ट 1 अकाउंटिंग इक्वेशन को, जहां हमने आपको सबसे पहले स्टार्ट किया एक माइंड मैप फ्लो चार्ट के साथ, जहां समझाया असली में अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। साथ ही उसके बाद मैंने आपसे 5 बेसिक रूल समझाए, फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व बताया जहां पर हमने 7 ट्रांजैक्शन के साथ एक एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल करी और लास्ट में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया विद बैलेंस शीट। तो ये थी ब्यूटीफुल पार्ट 1। आई होप पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया। पार्ट 2 के लिए मैं आपको 5 एडवांस रूल बताऊंगा अगली वीडियो में और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उससे रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं वो मिस ना हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो दोस्तों के साथ। और अगर आप टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स हैं, तो प्लीज अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्टिंग से बहुत अच्छे ढंग से उनको समझ आ जाए और अपनी नोटबुक में करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं एक वो यूजफुल वीडियो के साथ। तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना और ताकि अगली वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाए। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।